तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। ये सारी चीजें, सोल प्रोप्राइटर की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके लिमिटेशंस। अब हमें आगे क्या समझना है, आगे हम समझेंगे पार्ट नंबर 3 के अंदर। अभी हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर समझ रहे हैं, जिसके अंदर आएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मतलब HUF। इसको हम बहुत शॉर्ट में बोलते हैं HUF। एक सेकेंड, इसको बोलते हैं क्या, HUF, जिसका नाम ये भी होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, ये क्या होता है जरा एक बार ध्यान से देखेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म, इज अ स्पेसिफिक फॉर्म। सबसे पहली बात ये है, ये सिर्फ इंडिया में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, ये देखने को ये सिर्फ इंडिया में मिलता है। इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। आपको सबसे पहले HUF अगर पूछा जाएगा एग्जाम में या कोई भी पूछता है, तो आपको सबसे पहली जो चीज बोलनी है, ओनली इन इंडिया। इसके अलावा कंपनी आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेंगी, पार्टनरशिप्स भी देखने को मिलेंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी देखने को मिलेंगी, आपको सोल प्रोप्राइटर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेंगे। बट HUF आपको इंडिया के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आपको अंडरलाइन करके रखना है कि इंडिया। ठीक है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ये ओल्डेस्ट है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म। ओल्डेस्ट क्यों है, देखो जब बहुत पहले की बात करें हम, राजा महाराजाओं के टाइम की, तो उस टाइम पे ये चीज होती थी कि महाराजा अगर कोई काम कर रहा है, राजा मतलब जो होता था वो कोई काम कर रहा है, तो उनके घर में जो भी अब नेक्स्ट बर्थ होगा तो वो उसको उस बिजनेस में ऑलरेडी इंक्लूड कर देते थे। उस टाइम पे ये कंपनीज और इन सब का चक्कर नहीं होता था, सोल प्रोप्राइटर कंपनीज का ये सब चक्कर नहीं होता था। तो इसीलिए बोला जाता है HUF ये वहीं से आया है। ठीक है, दूसरा, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये सबसे पुराना। ये कंपनीज वगैरह जब बननी शुरू भी नहीं हुई थी, ये तब का चलता आ रहा है HUF बिजनेस। पर एक बात इंपॉर्टेंट है, आज इसकी मतलब आपने कभी सुना, शायद पहली बार सुन रहे होगे जब आपने HUF ये यहाँ पे पढ़ रहे होगे, वरना आपने ये चीज शायद सुनी भी नहीं होगी आज से पहले। क्योंकि आज की डेट में अब ये ना एकदम ही वो क्या कहते हैं उसको, ये खत्म होता जा रहा है, ये खत्म होता जा रहा है। HUF अब आजकल नहीं देखने को मिलते, अब सारे कंपनीज वगैरह देखने को मिलती हैं। It refers to the form of the organization wherein क्या होता है इसमें, the business is owned, business own कौन करता है, and carried on by the members of the HUF। ठीक है, बिजनेस कौन ओन करता है, बिजनेस को ओन करते हैं मेंबर्स एक पूरी फैमिली के, और इसके उसको कैरी कौन करता है, इस बिजनेस को चलाता कौन है। देखो ये तो हो गए ओनर, ओन मतलब ओनर, और इसको कैरी मतलब कंट्रोल्ड या कंट्रोल एंड मैनेज, कंट्रोल एंड मैनेज। ठीक है, तो ओनर, ओन कौन करता है, HUF, एक पूरी फैमिली इसको ओन करती है, और कंट्रोल और मैनेज कौन करता है, वो भी एक पूरी फैमिली इसको करती है, और इस फैमिली के मेंबर्स करते हैं, सॉरी मतलब फैमिली करती है मेंबर्स करते हैं, बात एक ही है। और उसका नाम क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम ये बोलेंगे HUF। अब इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। ठीक है, अब जैसे आपको सोल प्रोप्राइटर में याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, क्या याद आ रहा होगा कि सोल प्रोप्राइटर को कोई भी चीज गवर्न नहीं करती, उसके लिए कोई लॉ नहीं है, आप जब चाहे खोल सकते हो, जब चाहे बंद कर सकते हो। बट आपको एक HUF को अगर खोलना है, मान लो आपकी भी एक फैमिली है, आपकी एक फैमिली है, वो पूरी बिजनेस कर रही है, और अगर आप ये चाहते हो कि उस फैमिली के सारे मेंबर्स को अब एक उस बिजनेस में जाना चाहिए, और वो एक HUF आपको बनानी है, तो आप ऐसे नहीं कल से बोलना शुरू कर दोगे कि चलो आज से हमारी फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, या हमारी फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर रही है। नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदू लॉ, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, एक बनानी पड़ेगी अपनी HUF को, बनाना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट HUF में आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद द बेसिस ऑफ मेंबर्स इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। इस वाले पॉइंट को पहले समझेंगे एक एक करके। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क करूंगा पहले तो इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, इसके बाद आता है द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप एक बिजनेस में कैसे होती है, बर्थ के थ्रू। जैसे ही वहां पे कोई नया बर्थ हुआ, वो मेंबर बन चुके हैं HUF के, मतलब अब उनको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है बार बार। जैसे कि 5 लोग थे HUF के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, 5 लोग थे, कोई बिजनेस वगैरह उनका HUF नहीं था, बस उसके जो फादर थे वो बिजनेस करते थे, बाकी सारे बस वहीं रहते थे। अब उन्होंने सोचा कि HUF, अब उन्होंने HUF पढ़ा तो उनको लगा कि नहीं, एक हम पूरी फैमिली को
रजिस्टर करा लेते हैं। उन्होंने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर कराया किसमें, एज HUF, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब उसके बाद क्या हुआ, 5 लोग में से अब एक बर्थ और हुआ, छठे मेंबर का मतलब 6 लोग हो चुके हैं, तो वो बर्थ के लिए अब उनको वापस से उसको रजिस्टर नहीं कराना, या उनको ये नहीं करना कि अब 5 के वो 5 ही रहेंगे, वो जो छठा है उसका कोई रोल नहीं है, नहीं, वो बाय बर्थ पैदा होते ही एक फैमिली का मेंबर बन जाएगा, HUF का मेंबर बन जाएगा। पहले तो ये इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पैदा होते ही वो क्या बन जाएगा, HUF का मेंबर बन जाएगा। एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस, मतलब क्या, ग्रैंड पेरेंट्स आपके क्या हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, और जो उनके चिल्ड्रन होते हैं वो हो सकते हैं। मतलब ये है, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं अगर HUF का मेंबर हूं तो मेरे पेरेंट्स वो भी मेंबर हो सकते हैं, मेरे दादा दादी जो है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी हो सकते हैं, उनके जो अगर कोई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है वो नहीं हो सकते। 3 जनरेशन हो सकती है और वो भी सक्सेसिव। 3 सक्सेसिव का मतलब क्या हो गया, लगातार, मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो दादा को ले लो फिर मुझे ले लो फिर मेरे, खैर वो तो मतलब हमारे अगर कोई आगे जाके कोई चिल्ड्रन है तो उनको ले लो, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनको ले लो फिर मेरे को ले लो फिर आगे के ले लो, नहीं, आप बीच में स्किप नहीं कर सकते, तीनों लगातार होने चाहिए, या तो ये ले लो, मेरे पेरेंट्स ले लो, मुझे ले लो, बाकी हमारे आगे जो चिल्ड्रन है उनको ले लो। तो ऐसे करके 3 सक्सेसिव का मतलब आपको समझ आया, लगातार, कॉन्टिन्यूअस, सक्सेसिव जनरेशन आपकी 3 मेंबर बन सकती है। अगर आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर दादा दादी के भी मम्मी पापा वगैरह अगर इन केस है अभी, तो उनको आप इंक्लूड नहीं करोगे HUF के अंदर। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता। आपको HUF के अंदर कुछ याद हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये तो जरूर याद होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ये कर्ता, आपको ये लर्न होना ही चाहिए। हेड कौन करेगा इसको, अब आप खुद सोचो, एक फैमिली है और इसको क्यों करता, इसी को क्यों बनाया, उसके पीछे भी लॉजिक समझना बड़ा सिंपल सा है। आप एक बात बताओ, एक पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली बिजनेस कर रही है, सोल प्रोप्राइटर में तो प्रॉब्लम नहीं थी कि एक ही इंसान है, सारे बिजनेस के डिसीजन वो खुद ले लेगा, बट एक फैमिली है, फैमिली के अंदर अगर बिजनेस हो रहा है तो सब लोग अपनी अपनी राय देंगे कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वहां पे डिसीजन एंड में कौन लेगा, वो हेड ऑफ द फैमिली, जो वहां का हेड होगा वो क्या करेगा, सारे डिसीजन लेगा, और उसको हम क्या बुलाएंगे, कर्ता, उसको KARTA, इसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता क्या करेगा, वही सारे बिजनेस के डिसीजन लेगा, और ये हेड ऑफ द फैमिली। और ये क्यों, यही क्यों है, हेड ऑफ द फैमिली को कर्ता क्यों बनाया है, इसीलिए क्योंकि हिंदू मतलब अब नॉर्मल फैमिलीज में, हिंदू तो नहीं बोलेंगे, नॉर्मल फैमिलीज में क्या होता है, जो घर का हेड होता है वही डिसीजन ले रहा होता है। अगर हमारे घर में हमारे पापा मम्मी रह रहे हैं और हम साथ में रह रहे हैं तो पापा ने, और उसमें ही पापा ने अगर जो बोल दिया तो वही होता है। तो वही चीज यहाँ पे वाली बात आती है कि हेड ऑफ द फैमिली वो करता होता है और वही सारे क्या लेता है, बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्टर्स, मतलब ये हुआ कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर का मतलब जो पूर्वज होते हैं, मतलब क्या, जैसे हमारे दादा के दादा के दादा, अगर उनकी कोई, तब से HUF चलता आ रहा है, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी होगी, उसके सारे ओनर कौन होंगे, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स या ओनरशिप, ठीक है। एक चीज समझना, मैंने बोला बिजनेस के डिसीजन करता लेगा, क्या लेगा, बिजनेस के डिसीजन करता लेगा, मैंने कभी ये नहीं बोला कि वो सारे पूरे बिजनेस का ओनर भी होगा, दोनों में डिफरेंस है, 2 मिनट के लिए समझना, वहां पे जाके कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अभी से इसको लर्न करो कि बिजनेस के डिसीजन कौन लेगा, वो करता लेगा, लेकिन उसके जो ओनर है वो सारे हैं, हैव इक्वल राइट्स, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट, राइट सबके पास इक्वल है, प्रॉपर्टी का, बिजनेस के अंदर सब कुछ, बट जो डिसीजन है वो सिर्फ एक ही इंसान लेगा जिसको करता। मैं ये नहीं बोल सकता ना, मतलब ये लोग ये नहीं बोल सकते ना क्या कि डिसीजन एक इंसान नहीं लेके सारे ले सकते हैं, फिर तो सारे ले लेंगे। एक अंकल निकले कहीं बाहर, उसके फादर निकले, वो जाके डिसीजन कुछ और लेके आ गए, बेटा है वो कुछ और ले रहा है, मम्मी कुछ और ले रही है, मतलब ऐसे गलत हो जाएगा। इसीलिए डिसीजन तो सिर्फ एक लेगा लेकिन ओनर सारे होते हैं, ठीक है। HUF के बारे में आपको सारी चीजें समझ में बहुत डिटेल में आ चुकी है। फीचर्स फटाफट से पढ़ेंगे, छोटे छोटे से फीचर्स हैं इसके, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो। फॉर्मेशन अगर मैं ना भी बोलूं तो आपको समझ में आता है क्या, आप हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या बना सकते हो, अपनी फॉर्म कर सकते हो HUF।
पढ़ेंगे जरा। फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स, दो तो ऑब्वियसली होने चाहिए, अगर एक ही है तो वो फैमिली कहां से हो गई, ठीक है, और एक हुआ तो वो तो सोल प्रोप्राइटर हो गया ना, एक हुआ तो सोल प्रोप्राइटर हो गया, फैमिली तो हुई नहीं, तो इसलिए एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए, 2 मेंबर्स तो होने चाहिए इन द फैमिली, एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। अब ये वाले पॉइंट को अगर आप ना भी लिखो तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको यहाँ पे एक चीज लिखनी है कि वो किससे इनकॉर्पोरेट होगा, फॉर्म कहां से होगा, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा लाइबिलिटी। इनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, the liability of all the members except the karta is limited to their share of property of the business. The karta however has unlimited liability. sole proprietor में लर्न करो फटाफट से, रिमाइंड करो, sole proprietor की लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग क्या था कि पर्सनल असेट बिक जाएंगे इन केस ऑफ बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी, ठीक है, पर्सनल असेट बिकने शुरू हो जाएंगे अगर आप पेमेंट कभी नहीं कर पाते हो तो। बट लाइबिलिटी इस वाले केस में क्या होगी, जो और मेंबर्स हैं, मान लो कर्ता है, कर्ता के अलावा जो डिसीजन लेगा कर्ता, कर्ता के अलावा सबकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, मतलब उनके पर्सनल असेट ने को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, बट कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। या मैं उल्टा बोलूं तो ये बोल सकते हो, कर्ता की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड बोला गया है, जो डिसीजन लेगा, बाकी सबकी लाइबिलिटी जो डिसीजन नहीं ले सकते उनकी सबकी लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया गया कि आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। इसके मीनिंग पता है ना आपको, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपके पर्सनल असेट नहीं बिकेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल तो आपको पता चल चुका है अभी तक डेफिनेशन से कि कर्ता इसको कंट्रोल करेगा, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं है सारे डिसीजन बोलेगा तो सारी चीजें वही करेगा, समझो जरा, ऐसा नहीं है कि डिसीजन वो लेगा तो मतलब वो जो चाहेगा वो ले लेगा, कंसल्ट तो जरूर करेगा, समझो। एक फैमिली है, करता है, बहुत सारे मेंबर है, वो बाकी सारे मेंबर जो मेजर हैं, जो 18 प्लस हैं, जिनपे दिमाग है, बच्चों की बात नहीं कर रहा ना, उनसे वो जरूर कंसल्ट तो करेगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट एंड का जो डिसीजन है वो करता ही लेगा, ठीक है। कंट्रोल में पढ़ेंगे, द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। कर्ता के पास क्या होता है, इसका फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करता है, ही टेक्स ऑल द डिसीजन, ये सारे डिसीजन खुद से लेगा, एंड इज ऑथोराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस, और ये बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी खुद लायबल ही होता है कर्ता, तभी इसकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड छोड़ा गया, ठीक है। हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स, ये वाली लाइन का मतलब ये हो गया, वो जो भी डिसीजन लेगा हम मान के चलेंगे कि वो सबने एग्री किया है, मतलब ये है एक इंसान है फैमिली के अंदर, वो एग्री नहीं करता कर्ता के डिसीजन को, फिर भी कर्ता ने वो डिसीजन लेके काम किया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो नहीं मानता था, ऐसा नहीं बोल सकते, कर्ता ने डिसीजन लिया मतलब पूरे एचयूएफ ने लिया है, और आप सब उसके लिए क्या होते हो, लाइबल हो जाते हो, ठीक है। तो ये फीचर्स एचयूएफ के आप पढ़ चुके हो, डिटेल में समझ चुके हो। नेक्स्ट वाले 2 पॉइंट्स और बचे हैं, फीचर्स ऑफ एचयूएफ, और उसके बाद हमारे पार्ट फिनिश हो जाएगा। पहला है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, सोल प्रोप्राइटर को याद करें जरा, सोल प्रोप्राइटर की डेथ हुई, इंसेनिटी हुई, और उसको ल्यूनेटिक हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, बैंक्रप्सी हो गई, इलनेस हो गई, सीधा हमारा सोल प्रोप्राइटर बंद हो जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिजनेस में मतलब एचयूएफ के अंदर अगर मेंबर, मतलब पहले मैं मेंबर की बात करता हूं, कर्ता के अलावा अगर कोई मेंबर है, उसकी डेथ हो जाए या उसको कुछ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। लेकिन अगर कर्ता की ही डेथ हो जाए, या वो पागल हो जाए, या उसके साथ कुछ हो जाए, बैंक्रप्सी या कुछ भी हो जाए कर्ता के साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद जो एल्डेस्ट मेंबर होगा अब वो कर्ता बन जाएगा, और बिजनेस हमेशा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ऐसे समझो, एक फैमिली है एचयूएफ की, उसमें बहुत सारे लोग हैं, एक फादर है, एक ग्रैंडफादर भी है, चलो ठीक है, फिर एक फादर है, एक मदर है, और बाकी लोग हैं, और बाकी 3-4 ऐसे ही कुछ भी हैं, ठीक है। अब मान लो अभी यहाँ पे कर्ता कौन है, आपसे पूछे कर्ता कौन है, तो आप क्या बोलोगे, एल्डेस्ट मेंबर, मतलब ग्रैंडफादर, ठीक है। अब ये बोला कि इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ होते ही क्या एचयूएफ को बंद कर दें, नहीं, एचयूएफ को बंद मत करो, इसके बाद जो एल्डेस्ट मेंबर है फादर, इनको कर्ता बना दो। पता लगा एक दिन एक एक्सीडेंट में ये दोनों की भी डेथ हो जाती है, तो इसके बाद अब ये बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा, अभी भी बंद नहीं होगा, अगर 2 मेंबर रहेंगे तब तक ये बंद नहीं होगा। अब एक ब्रदर बचा और एक सिस्टर बचा, तो अब यहां पे इनमें से जो भी बड़ा वो कर्ता बन जाएगा,
अब मजे की बात ये है, अगर इसको भी ल्यूनेटिक हो गया, ये पागल हो गया, तो इस केस में अब सिर्फ एक सिस्टर है, तो इसके अंदर क्या HUF ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो वाली कंडीशन ही खत्म हो गई जहां पे 2 मेंबर्स होने चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आती है, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर होता है कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसके अंदर बचा है जिसका मतलब है माइनर मेंबर। अब ये वाले को थोड़े ध्यान से देखना, इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन है। माइनर मेंबर का यहाँ पे HUF में क्या रोल होता है और पार्टनरशिप में क्या रोल होता है, दोनों में अलग अलग रोल होता है। माइनर मेंबर क्या होते हैं पहले तो ये बताओ, जो 18 प्लस नहीं होते। ठीक है, आप खुद सोचो, मैंने बोला बाय बर्थ, बर्थ होते ही आप एक HUF के मेंबर बन जाते हो, बर्थ होते ही। बर्थ हुआ नहीं, बच्चे को कुछ खुद को तो समझ है नहीं, 1 साल का वो हुआ नहीं, और उसको आपने HUF का मेंबर बना दिया। अब क्या उससे डिसीजन पूछोगे? 1 साल के बच्चे से डिसीजन पूछोगे कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए? इसीलिए हम ये मान के चलते हैं जो अभी तक 18 प्लस नहीं हुए वो सारे माइनर होते हैं। ठीक है, लर्न कर लेना, 18 प्लस के नीचे वाले माइनर है कि उनको डिसीजन लेने अभी नहीं आते, तो उनका क्या रोल होगा, पढ़ो जरा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, द इंक्लूजन ऑफ अ इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस occurs due to birth in the HUF, मतलब जैसे ही आप वहां पे बर्थ लेते हो तो आप HUF के मेंबर तो सीधे बन जाते हो। Hence minors can also be the member of the business, hence minor can also be the member of the business। वो जैसे ही वहां पे बर्थ लेते हैं वो मेंबर बन जाते हैं, बट एक चीज यहाँ पे याद रखना कि वो डिसीजन नहीं ले सकते, वो डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, डिसीजन नहीं ले सकते वो कोई भी, क्यों? क्योंकि उनको अपनी खुद की समझ नहीं है, वो डिसीजन क्या लेंगे। दूसरा, 18 प्लस होने के बाद वो डिसीजन ले सकते हैं, ये तो सबको समझ में आता है, 18 प्लस के हुए फिर वो डिसीजन के अंदर पार्ट ले सकते हैं। दूसरी बात, आप ये भी बोल सकते हो HUF को वो छोड़ना चाहते हैं, ये डाउट समझना, आगे इसके पीछे वैसे डिटेल में है, फिर भी मैं समझा रहा हूं। मान लो एक माइनर है, या मैं वहीं समझाऊंगा जब ये आएगा। ठीक है, ये वाले पार्ट को अभी यहीं पे फिनिश करते हैं जिसमें हमने फीचर्स वगैरह सारे समझ लिए हैं, उस वाले पार्ट को मैं वहीं पे डिस्कस करूंगा। फीचर समझ चुका हूं मैं, यहाँ पे मैं HUF को समझ चुका हूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, सोल प्रोप्राइटर को कर चुके हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट को डिटेल में स्टडी किया है। यहाँ पे हमारा खत्म होता है पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 2।